हेलो एवरीवन। आज डेट है 23 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम मैप में डिस्कस करेंगे चार्ट कंट्री के बारे में। चार्ट कंट्री में काफी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस समय देखने को मिल रही है, इसकी वजह से काफी न्यूज में है चार्ट कंट्री। तो चार्ट कंट्री जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री ऐसी कंट्री जिसका डायरेक्ट किसी वाटर बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं होता और चारों तरफ से जो अर्थ से घिरी हुई होती है वो होती है लैंडलॉक्ड कंट्री। अगर हम देखें कि चार्ट कंट्री की जो बॉर्डर है वो किस किस कंट्रीज के साथ में शेयर होती है, तो यहाँ देखिए चार्ट कंट्री अपनी बॉर्डर लीबिया नॉर्थ में, वेस्टर्न में नाइजर और नाइजीरिया, साउथ में कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और ईस्ट की अगर हम बात करें तो सूडान कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट न्यूज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर के है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी देखो 2021 के डाटा पब्लिश हुए हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर के। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता क्या है कि किसी भी कंट्री में प्रेस को कितनी फ्रीडम है, कितनी फ्रीडम के साथ में प्रेस जो है जर्नलिस्ट जो है काम कर पाते हैं, उसको लेकर के ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 2002 से पहली बार इसको पब्लिश किया गया था, और एक एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर उसके द्वारा नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर मतलब आरएसएफ के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम 2002 में इसको पब्लिश किया गया था और इंडिया इसमें शामिल हुआ था 2013 से। 2013 से इंडिया की भी रैंक इसमें आने लगी। अब लगभग 180 कंट्रीज के लिए ये अपनी रैंक जारी करता है आरएसएफ। इसमें 2021 के अगर डाटा की हम बात करें तो नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर आया है, सेकंड नंबर पर फिनलैंड और थर्ड नंबर पर स्वीडन। मतलब जो स्कैंडियन कंट्रीज जो है, स्कैंडियन जो कंट्रीज हैं उनकी जो वैल्यू है, वहां पर जो फ्रीडम है वो काफी अच्छे लेवल में एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोएस्ट रैंक की बात करें तो 180 रैंक इरिट्रिया की है, 179 नॉर्थ कोरिया की, 178 तुर्कमेनिस्तान की रैंक आई है। अगर हम हमारे पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो 177 रैंक आई है। तो ये हमने देखा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन पास करता है। अब देखो ये जो आरएसएस है रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर जो पब्लिश करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, वो पेरिस में एग्जिस्ट करता है, मतलब पेरिस में उसका हेडक्वार्टर है। और एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है आरएसएफ जो यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांस इन सब में एक कंसल्टेटिव स्टेटस को मेंटेन करता है आरएसएस। अब ये देखो ये हमने देख लिया कि प्रेस को कितनी फ्रीडम है, उसके आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इंडिया की जो वैल्यू है, इंडिया इस समय इंडिया की जो रैंक आई है 180 देशों में, अगर हम इंडिया की रैंक देखें तो 142 रैंक इंडिया की आई है। पिछले साल भी 2020 के इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 142 थी। 2016 में इंडिया की रैंक 133 थी। उसके बाद में रेगुलर इंडिया की रैंक जो है वो गिरती जा रही है, मतलब डिक्रीज होती जा रही है। साउथ एशिया में जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल की रैंक 106 है, श्रीलंका की रैंक 127 है, और म्यांमार में 1 फरवरी को जो सेना का वहां पर रूल लगा उससे पहले की बात की जा रही है। म्यांमार की रैंक थी 140, पाकिस्तान की रैंक है 145 और बांग्लादेश की रैंक है 152। देखो हमने अपने हमारे जो नेबर कंट्रीज है उनकी रैंक को इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर के, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाएगा कि इंडिया की जो रैंक है साउथ एशियन कंट्रीज में या अपने नेबर कंट्रीज में सबसे नीची है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया मीडियम में एग्जिस्ट करता है। कुछ कंट्रीज की रैंक बहुत लो है और कुछ कंट्रीज की रैंक हाई भी है इंडिया से। तो ये वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के बारे में हमने देखा, सारी बेसिक नॉलेज हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में गेन की। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। द हिंदू की फर्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, मतलब फर्स्ट पेज जो फ्रंट पेज है उसमें कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज ज्यादा आई है। ज्यादातर हर स्टेट में ऑक्सीजन की वजह से ड्रग
की वजह से, मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उसी को लेकर के फ्रंट पेज पर ज्यादातर न्यूज है। एक न्यूज ये भी है कि आसाम एयरपोर्ट पर बहुत सारे पैसेंजर्स आए और उन्होंने आरटी-पीसीआर अपना टेस्ट करवाने से पहले ही या फिर एंटीजन टेस्ट करवाने से पहले ही उन लोगों ने एयरपोर्ट को छोड़ दिया और एयरपोर्ट पर जिस हॉस्पिटल को मेंटेन कर रखा था कि वहां जाकर के आपको अपना टेस्ट करवाना है, वो लोग वहां पहुंचे ही नहीं। तो उन लोगों की अब ट्रैकिंग की जा रही है, पता किया जा रहा है कि वो लोग कौन थे। नेक्स्ट न्यूज है, क्रिएट स्पेशल कॉरिडोर फॉर ऑक्सीजन सप्लाई टू दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट सेंटर। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सेंटर को ये बोला है कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ में यूपी और हरियाणा से जो हो रही है, उसको उन ऑक्सीजन टैंकर की स्विफ्ट पासेज और उनका सेफ कॉरिडोर उनके लिए बनाया जाए सेंटर के द्वारा। मतलब इमीडिएटली वो दिल्ली में पहुंच सके, क्योंकि दिल्ली में कोविड-19 के सेकेंड वेव की वजह से ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो डिमांड बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड तभी बढ़ रही है, मतलब वहां पर सप्लाई कम है, तो उस सप्लाई को मेंटेन करने की आवश्यकता है। जब हम मेंटेन करेंगे तभी लोगों में जो एक फियर है, वो डर है, वो कम होगा। नेक्स्ट न्यूज, वी एक्सपेक्ट नेशनल प्लान फ्रॉम सेंटर ऑन ऑक्सीजन ड्रग्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि देखो, ड्रग्स मतलब मेडिसिन और ऑक्सीजन, इस चीज के लिए जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको एक नेशनल प्लान लेकर आना चाहिए कि पेशेंट्स के लिए एसेंशियल ड्रग्स और ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से प्रॉपर वे में होगा और इसको कैसे डील किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, लोग हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, इंटरवीन करे ताकि ट्रीटमेंट का जो इसेंशियल पार्ट है उसको अवेलेबल करवाया जा सके। तो इस सिचुएशन को जो हमारे चीफ जस्टिस शरद बोबड़े हैं, उन्होंने सुओ मोटो के आधार पर इस इश्यू को लिया और उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि किस तरीके से हम जो हेल्थ अथॉरिटीज को इस तरीके की एडवाइस देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो एसेंशियल सप्लाईज सर्विसेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक को डिस्ट्रीब्यूशन का जो इश्यू आ रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, मतलब खुद के आधार पर उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और ये जारी किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए एक ब्रॉड व्यू डिक्लेयर करना चाहिए ताकि लोगों को सब कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंट हो और जब उनको लगेगा कि सब कुछ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है तो उन चीजों के लिए मारामारी बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट न्यूज, ऑल एडल्ट कैन साइन अप फॉर जैब फ्रॉम अप्रैल 28। 1 मई से हमारे यहाँ पर इंडिया में 18 साल से ज्यादा एज के लोग, 45 साल तक की, उन लोगों को भी वैक्सीनेशन का टीका दिया जाएगा। तो इसके लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट किया कि 28 अप्रैल से, मतलब बुधवार से, जो लोग हैं वो कोविन के ऐप के ऊपर कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक ब्रॉड प्रोसीजर अभी जारी नहीं किया गया है कि किस तरीके से ये जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन जैब जो दी जा रही है 18 से 45 साल के लोगों को भी इसमें, साल के उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, तो उसके लिए जो एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए वो अभी हालांकि गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है, लेकिन ये अवेलेबल स्टार्ट कर दिया है, लोगों को स्टार्ट कर दिया है कि 1 मई से 18 से 45 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, हाई कोर्ट डिसमिसेज एफपी व्हाट्सएप प्ली। अब देखो, फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली डाली थी, एक पिटीशन डाली थी कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जिस तरीके से जांच कर रहा है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के, तो फेसबुक और व्हाट्सएप उन्होंने अपना पिटीशन में ये बोला कि देखो, जब कोई मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के बारे में कुछ बोल दिया तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस चीज में कूदने की, जंप करने की आवश्यकता है ही नहीं। वैसे भी अभी तक जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लागू नहीं किया गया है और कंपटीशन के लेवल के आधार पर जिस तरीके से सीसीआई इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात कर रहा है कि जांच की जाए, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उनके लिए सीसीआई ने एक बात बोली है कि जांच की जाए और जो भी जरूरी चीजें हैं इस प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छे से समझा जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम ये कर सकती है। तो इसको लेकर के
दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी व्हाट्सएप के द्वारा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस कर दिया है कि ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है ना, देखो कंट्रोवर्शियल तो है, तो इसके लिए सीसीआई अगर एक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है तो उसको चैलेंज करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी को हनन होने वाला है। सीसीआई एक स्टेचुटरी बॉडी है और राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बनाया गया था। इसका मेन काम ये है कि पूरे इंडिया में एक कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है उसको एस्टेब्लिश करना। इसके जो मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और कभी कभी ये क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में भी काम करती है सीसीआई। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ज्वाइन सर्च फॉर सबमरीन। इंडोनेशिया की एक सबमरीन, एक वेसल जो बहुत सारे लगभग अबोव 50 लोगों को साथ में लेकर के जा रही थी और एक मतलब एक तरीके का जो एक्सरसाइज है, ट्राइपोड जो एक्सरसाइज है उसमें भाग लेने के लिए वेसल जा रही थी, वो अब एक तरीके खो गई है, गुम हो गई है, उसके बारे में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं बन पा रहा है उस वेसल के साथ में। तो हमारी इंडिया जो है, इंडियन नेवी, उसने भी इसको ज्वाइन किया है कि जो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल फ्रॉम विशाखापट्टनम टू सपोर्ट द इंडोनेशियन नेवी in the search and rescue efforts for the submarine KRI Nangla that went missing on Wednesday with 53 personnel aboard। मतलब इतने लोगों को लेकर के जा रही थी इंडोनेशियन नेवी की वो वेसल, अब उसको खोजने के लिए इंडियन नेवी भी उसमें साथ देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे देश जो हैं वो भी इसमें हेल्प कर रहे हैं ताकि उस सबमरीन वेसल को ढूंढा जा सके। नेक्स्ट न्यूज, स्वाइन फीवर हिट्स 4 मिजोरम डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, वहां पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो रहा है। उसकी वजह से पिछले एक महीने में 1119 पिग मारे जा चुके हैं। तो इस चीज में एक बात क्लियर है कि ये जो स्वाइन फीवर है ना, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, वो पिग से ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। इसको लेकर के ये इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ देंगे। जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसके बारे में स्टेटमेंट दे देंगे और इस स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, uncertainty looms over vaccine rollout for all above 18 years। 18 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। तो इसको लेकर के ये अलग अलग डाटा दे रखे हैं कि हमारे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट है उनमें अलग अलग जो डोजेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग है। जैसे तमिलनाडु में 54.3 लाख डोजेज वहां पर पाई गई, लेकिन 45 प्लस जो पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो उसका सिर्फ और सिर्फ 22%। इसके अलावा गुजरात में 60%। इसके अलावा जो और स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु में 76% ऑफ इट सप्लाई और छत्तीसगढ़ में 94% ऑफ इट सप्लाई को यूज कर लिया गया है। अब ज्यादातर स्टेट में तो सप्लाई ही कम है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सप्लाई भी ज्यादा है और उन्होंने ज्यादातर इसका यूज भी कर लिया है। तो ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसको लेकर के अनसर्टेनिटी है। अब इस अनसर्टेनिटी में ये भी बोला जा रहा है कि ना तो गवर्नमेंट ने अभी एक प्रॉपर वे डिसाइड किया है कि किस तरीके से आप क्या दोगे, लोगों को वैक्सीनेशन दोगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और भी बहुत सारी वैक्सीन को यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो गई है कि आप इसको यूज करवा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन है उनकी सप्लाई ही बहुत कम है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 110 मिलियन डोजेज वो सप्लाई कर चुके हैं और 100 मिलियन ऑफ डोजेज वो बना रहे हैं। इसके अलावा भारत बायोटेक ने बोला है कि 30 मिलियन डोजेज हो चुके हैं और 10 मिलियन डोजेज अप्रैल तक और हो जाएंगे। इसके अलावा मतलब सीधी सी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग जो लेवल है वो काफी कम है और जिस तरीके से हम हर एज के ग्रुप को इसमें शामिल करते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। 1 मई तक अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाए 18 से 45 साल का, तो हमें 500 से 600 ऐसे बेनिफिशियरीज होंगे जो हो सकता है कि अपना रोल ऑन कर दे, अपना नाम
रजिस्टर कर दे, तो इतनी वैक्सीन की हमें जरूरत होगी और अभी हमारे यहाँ पर इतनी मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल है ही नहीं। पर मंथ अगर हम बात करें तो 60 से 70 मिलियन डोजेज हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतना हम तैयार हैं। नेक्स्ट न्यूज, ऑक्सीजन ट्रेन टू सेट ऑफ फॉर महाराष्ट्र यूपी। देखो, जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो रोल ऑन रोल ऑफ इनिशिएटिव के तहत, रोल ऑन रोल ऑफ मतलब RORO सर्विसेज के तहत वो लिक्विड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे हुए जो टैंकर्स हैं उनको लेकर के आ रहे हैं। कुछ जो ट्रेन है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए एक ट्रेन चली है और झारखंड से उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रेन चली है। इंडियन रेलवेज है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से चला रहा है ताकि कोविड-19 के खिलाफ में फाइट को क्या किया जा सके, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। अब इसमें एक बात बोली गई है कि जो इंडियन रेलवेज है उसने कुछ ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, ताकि वाराणसी और लखनऊ के बीच में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। जो इंडियन रेलवेज की जो एक्सप्रेस आ रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ताकि उनको बीच में कुछ हर्डल्स ना हो, उनको कहीं पर रोका ना जा सके, और रोका नहीं जाएगा तो अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी हो पाएगी और लोग जो परेशान हो रहे हैं कोविड-19 में कि उनके पास में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो जल्दी से सप्लाई हो पाएगी। तो इस चीज से देखो ये देखने को मिल रहा है, अभी कुछ समय पहले जो हमारे राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने भी जो आर्मीज हैं उन सबसे एक तरीके से कनेक्शन करने की कोशिश की कि इस पेंडेमिक के समय में सभी लोग मिलकर के कनेक्शन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में काम करें। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे इंडिया का हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि इस कोविड-19 पेंडेमिक से बेहतरीन तरीके से फाइट की जा सके। नेक्स्ट न्यूज, यूएस विल कट एमिशन बाय 52% बाय 2030। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में जो इस समय मिस्टर बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने 40 कंट्रीज के जो हेड्स हैं उनके साथ में वर्चुअल मीटिंग की, ताकि जो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर मिस्टर ट्रंप ने हाथ पीछे खींच लिए थे, उसको दोबारा से ज्वाइन किया जा सके। तो यूएस ने अपने कुछ टारगेट फिक्स किए हैं कि 2005 लेवल्स के आधार पर 2030 तक वो 50 से 52% तक अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे। मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ने जो क्लाइमेट एक्शन को ब्रेक करने का काम किया था, उसको दोबारा से रिज्वाइन किया है मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। इसके अलावा यूएस ने एक बात और बोली कि हमने एक कमिटमेंट किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फाइनेंस करेंगे। तो 2024 तक यूएस ने बोला है कि इसको डबल कर दिया जाएगा, मतलब जितना फाइनेंस किया जाना था उससे डबल किया जाएगा 2024 तक। इसके अलावा नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए फंड डेवलप किया गया था, जिसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉमिस किया था कि $3 बिलियन इसमें डाला जाएगा यूएस की तरफ से, लेकिन अभी तक सिर्फ इसमें $1 बिलियन ही पेड किया गया है। तो ये सारे जो पॉइंट जिनके ऊपर स्ट्रिक्ट था यूएस, और दोबारा से क्लाइमेट चेंज में यूएस लीडर बनने के लिए, पूरी दुनिया को लीड करने के लिए, जो टारगेट फिक्स करने के लिए ये सारी मीटिंग की जा रही है। इसके अलावा जो मिस्टर बाइडेन, उन्होंने ये भी बोला कि अगर हमारे क्लाइमेट जो है वो क्लीन है तो इससे ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो जॉब भी ज्यादा क्रिएट होंगी। ठीक है, अब इंडिया ने, जो हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस वर्चुअल क्लाइमेट मीटिंग में क्या बोला, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि यूएस और इंडिया दोनों मिलकर के क्लाइमेट पार्टनरशिप करेंगे एनर्जी के ऊपर। इसके अलावा दोनों ही देश मिलकर के जो क्वाड ग्रुप है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे, ताकि ना सिर्फ इंडो पैसिफिक वाले रीजन को हम टेक्नोलॉजीज का यूज करके, इन्वेस्टमेंट का यूज करके, उसको कोलेब्रेशन करके उसको फ्री एंड फेयर रख सके, बल्कि पूरे वर्ल्ड को भी ये हेल्प कर सके। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि 2030 तक जो एनडीसी मतलब नेशनली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत हर देश ने खुद के कंट्रीब्यूशन कि किस तरीके से हम पर्सनली, हर देश जो है वो क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के फाइट करेगा। तो वो जो एनडीसी है उसमें डिस्कस किया गया था कि हम हमारे अर्थ की जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, मतलब इसके नीचे ही रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टारगेट फिक्स किया गया था।
इंडिया ने टारगेट फिक्स किए थे कि हम हमारा फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे और इसके अलावा जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स थे 2030 तक हम 40% तक पावर को जनरेट करेंगे और 2005 के लेवल के आधार पर 2030 जो जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी, वो 33 से 35% तक, मतलब इतना ही फिक्स करेंगे। 2005 लेवल को माना जाएगा आधार और उसके आधार पर इतना फिक्स किया गया था। तो ये इंडिया के टारगेट थे, 3 टारगेट एनडीसी के अलावा जो हर कंट्री है उसने भी अपने टारगेट फिक्स किए थे कि किस तरीके से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को बिल्कुल फिक्स करना है और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको भी खत्म करना है। नेक्स्ट न्यूज, इजराइल स्ट्राइक सीरिया आफ्टर अटैक नियर न्यूक्लियर साइट। 2011 में सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में जो इजराइल है वो रेगुलर कोशिश कर रहा है कि सीरिया में ज्यादातर ईरान सपोर्टेड और लेबनान जो हेजबुल्ला फोर्सेज ये सपोर्टेड वहां पर लोग हैं, तो उनको मोस्टली टारगेट करने की कोशिश करता है जो इजराइल जो है। नेक्स्ट न्यूज, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर वे फेंग टू विजिट श्रीलंका। श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी एक आइलैंड कंट्री, वहां पर चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कुछ ही समय में सेकंड विजिट पर वहां पर आ रहा है। इसका मेन कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि देखो चाइना जो है वो श्रीलंका में काफी इन्वेस्ट करता है। स्पेशली $1 बिलियन उन्होंने लोन के रूप में दे रखा है पेंडेमिक ईयर में, और इसके अलावा $1.5 बिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी के रूप में उन्होंने कोलंबो गवर्नमेंट को दिया है ताकि वो फॉरेन रिजर्व को बूस्ट कर सके। अब क्लोजर कोऑपरेशन भी है चाइना और श्रीलंका के बीच में। देखो चाइना जो है वो श्रीलंका को एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप करने वाला है। यहाँ पर सी फ्रंट, कोलंबो सी फ्रंट जो लैंड है उसके ऊपर क्लेम करता है, उसको पोर्ट सिटी के रूप में चाइना फंडेड करेगा, उसको डेवलप करेगा। तो इसको लेकर के केस चल रहा है श्रीलंका के कोर्ट में, और ये बोला जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो जल्द ही श्रीलंका को चाइनीज कॉलोनी के रूप में डेवलप कर लेगा। तो श्रीलंका को जो अपना पर्सनली जो व्यू है उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना डील्स ऑन नेशनल इंटरेस्ट ग्राउंड। नेक्स्ट न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे, उन एग्रीमेंट को लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने एंड कर दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट जो भी डील थी ना उससे, उन डील से, इसके अलावा उन्होंने कनाडा और कंट्रीज के साथ में भी जो उनकी डील थी ऑस्ट्रेलिया की, उनको भी रद्द किया है। उनका मेन कारण उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट एक्ट है उनके खिलाफ थे ये सारी डील। इसी के आधार मान करके इस ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के साथ में इन डील्स को एंड किया है। लेकिन चाइना ये सोचता है कि जो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको काउंटर करने के लिए और क्वेड ग्रुप के तहत जो साउथ चाइना सी में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो उपस्थिति है उसको खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और उसके जो और देश हैं क्वेड ग्रुप के मेंबर्स वो कोशिश कर रहे हैं। इसी में ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है कि पर्सनली भी हम चाइना को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। पर्सनली तो काउंटर करेंगे ही, बल्कि एक साथ मिलकर भी हम चाइना को काउंटर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, कोविड-19 impacts 82% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस शो सर्वे। एक सर्वे सामने आया है जिसमें बोला गया है कि कोविड-19 की वजह से जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, जिसमें कम संख्या में वर्कर्स काम करते हैं, जिनका ईयरली जो टर्नओवर है वो काफी कम होता है, उनको काफी इफेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से। एक तो उनकी जो सप्लाई है वो बंद हो गई है क्योंकि डिमांड आना मार्केट से बंद हो गई है। दूसरा, जो उनके वर्कर्स थे वो अपने गाँव लौट जाने की वजह से वर्कर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से भी ये छोटे छोटे जो इंडस्ट्री हैं उनको काफी इफेक्ट देखने को मिला। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।